हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का, जो कि बेसिक्स से रिलेटेड है। और ये लेक्चर क्लासेस जो हैं ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ये जो लेक्चर सीरीज़ हमने शुरू किया है, इसके जो सोर्सेस हैं, एक तो हमने एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं ओल्ड और न्यू, एक तो हमने उसको फॉलो करना है। सेकेंडली रमेश सिंह की जो बुक है उसको हमने फॉलो करना है, और साथ में नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है उसको भी हमने फॉलो करना है। और साथ में टोजो जोश की जो किताब है, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड बुक मानी जाती है इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसको भी हम फॉलो करने वाले हैं। तो 4 जो इंडिया की बेस्ट किताबें हैं उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। देखिए, जब भी आप किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, जब भी आप कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट है, जब भी आप शुरू करते हो तो सबसे पहले आपने उसकी शुरुआत कैसे करनी है? स्कोप ऑफ दैट टॉपिक। तो अब स्कोप से क्या मतलब होता है? स्कोप का मतलब होता है कि आपने उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, अंग्रेजी की कहावत है, इफ़ अ शिप डज नॉट नो इट्स डेस्टिनेशन एवरी विंड इज़ अ राइट विंड। तो अगर किसी जहाज़ को अपने डेस्टिनेशन के बारे में नहीं बताया तो हवाएं उसे जिधर ले गई तो ले गई, वही उसकी डेस्टिनेशन होगी। तो ये जो स्कोप है किसी भी सब्जेक्ट का, ये कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनेशन होती है कि हमने इसमें दरअसल पढ़ना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है हम आने वाले क्लासेस में रीड करने जा रहे हैं। आज हम शुरुआत करेंगे बेसिक से, कि इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले पहले हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन करें, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट हम इसको कैसे डिफाइन करें। देखिए, इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट के रूप में देखने का जो क्रेडिट जाता है वो एडम स्मिथ साहब को जाता है। तो एडम स्मिथ ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया? तो इसने डिफाइन किया साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसे डील करता है? वेल्थ से, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो अपने आप में काफ़ी डीप हो जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला साइंस ऑफ वेल्थ, इसको कैसे समझे। इनकी किताब थी इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वहीं से ये जो लाइन है हम पिक करते हैं, साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ मतलब कि इकोनॉमिक्स का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको कैसे हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, और पूरे जो आपके देश के लोग हैं उसके वेलफेयर के लिए हम काम कर सकें। तो देखो, हर देश की कोशिश यही है कि इकोनॉमिकली वो अपने आप को साउंड कर सके। और कोई भी देश इकोनॉमिकली साउंड कैसे होगा? अगर उसको अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता हो और प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। क्योंकि देखो, अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन देशों को, अगर हम कंपेयर करें अफ्रीकन देशों के साथ में, तो आप देखोगे कि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत है अफ्रीकन देशों के पास में, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और एडम स्मिथ साहब क्या कहते हैं? इट्स अ साइंस ऑफ वेल्थ। और वही देश लीड करेगा पूरी दुनिया को जिसके पास इकोनॉमिक पावर है। ठीक है, तो एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बताता है कि वेल्थ कैसे जनरेट करना है। एंड जो पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दिस रिवॉल्व अराउंड दिस इकोनॉमिक वेल्थ। मेरे ख्याल से ये काफ़ी टेक्निकल आपको लगा होगा कि ये इकोनॉमिक्स क्या है, अभी तो समझ नहीं लगा कुछ। तो चलिए देखिए, सबसे अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें कि इकोनॉमिक्स है क्या, तो सिंपली आप कह सकते हो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो। तो आप कोई भी काम करते हो, अगर वहाँ पे पैसा बीच में आ गया तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप किसी एकेडमी में जाते हो पढ़ने के लिए, वहाँ फीस पे करते हो, तो एकेडमी और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है इसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहोगे। आप किसी शॉप पे जाते हो, कोई चीज़ परचेज़ करते हो, आप उसको पेमेंट देते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो कोई भी चीज़ जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हो। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी ईजी रहा होगा। तो देखो, 2-3 स्टेटमेंट आपने याद रखना है। एक तो एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है इट्स साइंस ऑफ वेल्थ। दूसरा आपने याद रखना है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है। और एक और अगर आपने डेफिनेशन याद रखना हो तो आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड
कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है, और इसका कंजम्पशन जो है ये किस तरीके से किया जाए, ऐसी जो स्टडी है वो किसका सब्जेक्ट मैटर है, इकोनॉमिक्स का है। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन अब आपको कई हद तक क्लियर हो चुकी होगी। तो ये है इकोनॉमिक्स। अब देखिए इससे मिलता जुलता आपने शब्द सुना होगा इकॉनमी, ठीक है। ये इकॉनमी क्या है, ठीक है। तो एक इकॉनमी को आप कह सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्लेस, ठीक है। तो किसी भी प्लेस में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको आप इकॉनमी कह सकते हो। तो एक शहर का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे कितनी दुकानें हैं, क्या वहाँ पे डेयरी सिस्टम है, क्या वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हैं, ये सभी चीज़ क्या हो जाएंगी, जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक ख़ास प्लेस में, उसको हम कहेंगे इकॉनमी। अच्छा, जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकॉनमी आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है, ये जो इकॉनमी है ये कितने टाइप की हो सकती है। तो देखो इसको डिवाइड करने का जो बेसिस है वो अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हम किसी इकॉनमी को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज है किसी देश के, उसके ऊपर मैक्सिमम जो कंट्रोल है किसका है, इसके बेसिस पे आप किसी इकॉनमी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। 3 पार्ट्स में कैपिटलिस्टिक इकॉनमी हो सकती है, सोशलिस्ट इकॉनमी हो सकती है और मिक्स्ड इकॉनमी हो सकती है। देखिए जब भी हम कैपिटलिस्टिक इकॉनमी की बात करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली अब हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को लेके, कि जो देश के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी ओनरशिप जो है वो किसके पास है। तो देखो कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में जो ओनरशिप है वो मैक्सिमम किसके पास होती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास में होता है। कोई भी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे मेजर जो फैसले हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर ये सारे फैसले, या आप कह सकते हो मेजॉरिटी ऑफ फैसले जो है अगर प्राइवेट सेक्टर ले रहा है, तो ऐसा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हो। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, यूएसए और यूके हो सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें सोशलिस्टिक इकोनॉमी, तो अगेन ये जो इकोनॉमिक सिस्टम जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसको डिवाइड करने का जो बेसिस हम क्या देख रहे हैं, ओनरशिप, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसकी ओनरशिप जो है किसके पास में है। तो पहले में हमने देखा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, जो ओनरशिप है नेचुरल रिसोर्सेज का वो स्टेट के पास में होता है, मतलब कि गवर्नमेंट के पास में होता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, चाइना एंड रशिया हो सकता है। इसको और डिटेल में हम आगे जो स्लाइड्स हैं उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये जस्ट एक ओवरव्यू है। मिक्स्ड इकोनॉमी, तो देखो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो भी अपना रोल अदा कर रही है, तो ऐसा जो सिस्टम होगा उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसका क्लासिकल एग्जांपल हो सकता है इंडिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखना है कि ये जो अभी हम ओनरशिप और मैनेजमेंट से रिलेटेड ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं इकोनॉमी का, कैपिटलिस्टिक हो चाहे सोशलिस्टिक हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो, देखो आज के टाइम में लगभग सभी देश जो हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन चुके हैं। प्योरेस्ट फॉर्म में आपको ना तो कैपिटलिज्म आज के टाइम में देखने को मिलेगा, ना ही आपको सोशलिस्टिक सिस्टम देखने को मिलेगा। आज के टाइम में मोर और लेस सभी के सभी जो देश हैं पूरी दुनिया भर में वो सभी मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा, ऐसी अगर किसी इकोनॉमी को हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो आप कह सकते हो कि कोई इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी हो सकती है, कोई डेवलपिंग इकोनॉमी हो सकती है और कुछ लेस डेवलप्ड इकोनॉमी हो सकती है। अच्छा देखो ये अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर होगा वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। लेकिन अभी आप ऐसे समझो कि किसी देश को अगर आप डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर डिवाइड करना चाहो तो ये 3 पार्ट्स में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, पर कैपिटा इनकम, तो देखो जिस देश की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होगी वो बहुत ज़्यादा अमीर देश होंगे, वो बहुत ज़्यादा डेवलप देश होंगे। तो यूएसए एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं डेवलप नेशन का। डेवलपिंग इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ना तो वो बहुत ज़्यादा गरीब है ना ही बहुत ज़्यादा अमीर हैं, इन दोनों के मिड में लाई करते हैं। तो एग्जांपल क्या हो सकता है, इंडिया, चाइना इसके एग्जांपल हो सकते हैं। लेस डेवलप इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये ऐसे देश हैं जहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। एग्जाम्पल बहुत सारे जो अफ्रीकन देश हैं जैसे नाइजर हो गया, माली हो गया, ऐसे जो देश हैं इनको आप लेस डेवलप इकोनॉमी के कैटेगरी में रख सकते हैं। बाकी इस टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे अगली क्लासेस में। इकोनॉमी को आप ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये ओपन इकोनॉमी हो सकती है और क्लोज्ड इकोनॉमी हो सकती है। देखो ये नाम से ही क्लियर है। ओपन इकोनॉमी का क्या मतलब होगा, एक ऐसा देश जो कि बाकी दूसरे देशों के साथ में भी ट्रेड कर रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसे देश को हम क्या कह सकते हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कह सकते हैं, ओपन इकोनॉमी। और ऐसे ही मान लो कोई ऐसा देश हो जो कि दूसरे देशों के साथ कोई ट्रेड ही ना कर रहा हो,
तो ऐसे देश को हम क्या एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। और इसके एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो कुछ हद तक 1991 से पहले का जो इंडिया था वो एग्जाम्पल था क्लोज्ड इकोनॉमी का। और 1991 में आपको पता है कि एलपीजी रिफॉर्म हुआ था और उसके बाद में हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ओपन अप हो गई थी। तो इंडिया 1991 के बाद वाला जो है उसको ओपन इकोनॉमी कंसीडर कर सकते हैं और उससे पहले वाला जो इंडिया था उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कंसीडर किया जा सकता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ट्रेड, ठीक है, इस बेसिस पे आप इकोनॉमिक सिस्टम को कंपेयर करके देख सकते हो। अब कुछ और की टर्म्स देखते हैं इस बेसिक इकोनॉमिक्स की क्लास में। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है। जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे इकोनॉमिक गेन की बात की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई। तो डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो फ्री में तो करेगा नहीं, इसके बदले में पैसा लेता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि ये फ्री के कैंप भी लगा देते हैं, ठीक है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। पर अगर आप उसके पीछे भी आइडिया देखोगे तो होता क्या है, वो अपना प्रचार ही करते हैं, ठीक है। तो देखो, जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पे भी इकोनॉमिक गेन की बात आएगी वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे पैसा कमाना मोटिव ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोशल सर्विसेज। अगर कोई सोशल सर्विसेज कर रहा है तो उसमें इकोनॉमिक गेन की जो लालसा है उसके अंदर नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। रिलीजियस सर्विसेज हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। ऐसे अगर हम बात करें, जैसे इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में जब हम स्टडी करते हैं तो इकोनॉमिक्स को वैसे तो आप बहुत से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम सिर्फ 2 एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इसके अलावा आप इसको पब्लिक फाइनेंस हो गया, इसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हो। मनी एंड बैंकिंग हो गया, इसमें आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर इकोनोमेट्रिक्स हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, मेजर जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स के, वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो, ये नाम से क्लियर है। मैक्रो शब्द का क्या मतलब होता है, लार्ज स्केल पे। तो जब भी कोई एक्टिविटी जिसका इम्पैक्ट पूरे देश पे पड़ेगा और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप पूरे देश लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया। तो नेशनल इनकम की जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। ऐसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे जाके चीज़ों को स्टडी करें, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट पूरे देश पे ना हो। एक बहुत छोटे से यूनिट के स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसे एक छोटे से फर्म की स्टडी कर रहे हैं कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं हम बहुत ज़्यादा सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान तो नहीं पढ़ते हैं, अनलेस आपका अगर ऑप्शनल इकोनॉमिक्स हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे नेशनल इनकम चैप्टर हम पढ़ेंगे, पॉवर्टी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट हम पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो हमारा जो फोकस होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे होगा इन लेक्चर सीरीज़ में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई के जो कॉन्सेप्ट है उस पर एक नज़र मारेंगे। अदरवाइज इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब एक टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखो, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो 2024 का अभी जो प्रीलिम का एग्जामिनेशन हुआ वहाँ पे सीधे इस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गया। तो उन्होंने पूछा था, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लिखी हुई थी और उन्होंने पूछा कि बताओ ये किस सेक्टर में आएंगी, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी में आएगा कि टर्शियरी सेक्टर में आएगा। तो देखो, बेसिक्स जो है उसके बारे में तो हमें आइडिया होना चाहिए। किसी वक्त भी यूपीएससी बेसिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, देखो, प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप नेचर के द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं उसको या तो बिल्कुल ही नेचुरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हो या फिर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके वहाँ से चीज़ें आप प्राप्त कर रहे हो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, खेत की अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर करें तो खेत में आपने कुछ वैल्यू एडिशन क्या कर दिया, आप हल लेके आए, उसको जोता, उसमें पानी लगाया और उसमें फसल उगाई आपने, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है वो क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। माइनिंग की एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें, देखो नेचर ने ऑलरेडी वो चीज़ प्रोवाइड की, आपने जस्ट क्या किया, उसका एक्सट्रैक्शन किया। फिशिंग, नेचर ने ऑलरेडी पानी दिया हुआ है, ठीक है, उसमें फिशेस भी हैं, आप जस्ट उसको क्या कर रहे हो, नेचुरल चीज़ को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हो। हालांकि आज के टाइम पे कमर्शियल जो फिशिंग है वो भी हो रही है,
आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के आप खुद भी खेती कर रहे हो, वो एक अलग बात है। और वो भी अगेन किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो फिशिंग हो, डेयरी हो, एग्रीकल्चर हो, ठीक है, ये सभी की सभी जो एग्जांपल हैं, ये किसकी एग्जांपल है, प्राइमरी सेक्टर की। और आपने याद रखना है कि जब भी हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर पढ़ेंगे तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है और एम्प्लॉयमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो देखो, जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी में इंडिया का जो टोटल जीडीपी है उसमें अप्रोक्सीमेटली 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका जाता है, प्राइमरी सेक्टर का जाता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि प्राइमरी सेक्टर का ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो पता लगता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में इनका जो कंट्रीब्यूशन वो कितना है, तो एम्प्लॉयमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली 60% है। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का वो तो अप्रोक्सीमेटली 20% है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में इतना ज़्यादा कैसे हो गया। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होने के चलते लोग बहुत सारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। तो ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसे कम हो गया, देखो ये काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होती है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में बहुत ज़्यादा होगा। कैसे समझें, तो एक हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं पोटैटो की, एक आलू की एग्जांपल कंसीडर करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में 1 किलो आलू उगाया गया, ठीक है। वो जो 1 किलो आलू है उसकी कीमत मान लो आपको बाज़ार में 20 रुपये किलो मिल रही है, ठीक है। अब सपोज करो कि एक देश में सिर्फ आलू ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो उस देश की जो जीडीपी है वो कितनी होगी, सिर्फ 20 रुपये की होगी। अब ऐसे ही एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि उस देश में एक और सेक्टर ऐड हो जाता है, ठीक है, और वो सेक्टर कौन सा है, सपोज कीजिए सेकेंडरी सेक्टर है। अब उसने क्या किया कि 20 रुपये के आलू खरीदें और उसका उसने बना दिया चिप्स। तो आप खुद सोचो कि वो जो चिप्स है जो 20 रुपये किलो मिले थे, 1 किलो चिप्स का प्राइस कितना होगा, वो 200 रुपये हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ये तो 200 रुपये हो गया, चीज़ एक ही है। लेकिन जैसे जैसे आप अलग अलग लेवल पे जाओगे तो उसके जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रही है। तो उस देश की जो जीडीपी है वो कितनी हो जाएगी, अगर सिर्फ इस एंगल से हम देखें तो 200 रुपये हो जाएगी। वही आलू का जो चिप्स है अगर टर्शियरी सेक्टर में चले जाए, कोई रेस्टोरेंट वाला अगर आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपको 100 ग्राम भी देगा तो उसके लिए 1000 आपसे चार्ज कर लेगा, क्योंकि वो अलग अलग और भी आपको फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो प्राइमरी सेक्टर में चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं उसमें ही वैल्यू एडिशन किया जाता है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। और क्योंकि वैल्यू एडिशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। और इस तरीके से जीडीपी में अगर आप कंट्रीब्यूशन वाला एंगल अगर आप उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि प्राइमरी में बहुत कम कंट्रीब्यूशन होगा, सेकेंडरी से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, टर्शियरी सेक्टर से और भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये आपने रैंकिंग जो है आपने याद रखना है। और ठीक इसी तरीके से अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, नंबर 1 पे प्राइमरी सेक्टर है, दूसरे नंबर पे जो लोग सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो टर्शियरी सेक्टर में है, और तीसरे नंबर पे है सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। तो ये रैंकिंग भी आपने याद रखना है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है, तो सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर्स के रॉ मटेरियल्स आपको मिलते हैं उसमें ही आप वैल्यू एडिशन करते हो, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर्स के जितने भी रॉ मटेरियल है उसमें आप वैल्यू एडिशन करते हो। वैल्यू एडिशन किस किस तरीके से किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जैसे वही एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर ले, आलू गया वहाँ पे और आलू का चिप्स बना दिया गया। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं ये सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं। और कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें जीडीपी में तो ये अप्रोक्सीमेटली 26% आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर क्या है, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सर्विसेज किस किस फॉर्म में प्रोवाइड की जा सकती है, इसके हज़ारों एग्जांपल हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो बिजनेस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 54% है, ठीक है जी। चलिए गिव मी अ मोमेंट। अब देखो, ट्रेडिशनली जब हम देखते हैं तो किसी भी इकॉनमी को आप डिवाइड कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो कुछ नए सेक्टर्स भी आ चुके हैं, जैसे कि क्वार्टनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर, ठीक है। ऐसे डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कुछ टर्म्स हैं मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स में यूज़ करे जाते हैं, क्वार्टनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर, ये कैसे सेक्टर्स हैं। तो देखो जी, क्वार्टनरी सेक्टर जो है ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका मेजर जो एम्फोसिस है, मेजर जो कोर एरिया है वो कौन सा है, आईसीटी है,
ठीक है, कंसल्टेंसी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो अगर आप सिर्फ इसी सेक्टर की बात करोगे, अब देखो इसमें भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सर्विसेज की ही बात हो रही है, मतलब कि जो टर्शरी सेक्टर है उसका ही फर्दर आप एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप क्वाटरनरी सेक्टर कहते हो। तो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर हम चीज़ों की बात करेंगे, ऐसे सेक्टर को आप किस सेक्टर में कंसीडर करोगे? क्वाटरनरी सेक्टर में। कंसल्टेंसी हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। ऐसे क्विनरी सेक्टर की बात करें तो देखो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि किससे मिलके बना है? टॉप एग्जीक्यूटिव से मिलके। देखो किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक टॉप मोस्ट बॉडी तो होती है जो कि मेजर फैसले लेती है। अगर हम घर की बात करें तो जो पैसा कमाता है वो टॉप एग्जीक्यूटिव के लोग होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो जो मंत्री हैं, ठीक है, वो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं। ऐसे अगर किसी स्कूल कॉलेज की बात करें तो प्रिंसिपल हो गया, स्टाफ हो गया वहाँ का। अब हम इनकी बात क्यों करें? इसको अब अलग सा एक सेक्टर के रूप में इनको देखने की यहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ी है? देखो ज़रूरत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यही लोग हैं जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत ही लार्ज स्केल पे अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जितने भी ये टॉप एग्जीक्यूटिव है, इसके लिए आप एक अलग सेक्टर अगर बना रहे हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आई होप कि मैं जो कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ अब उस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। अब क्योंकि देखो हम इकोनॉमिक्स चैप्टर हमने शुरू किया है और बेसिक्स की हम बात कर रहे हैं और हमारा जो कोर एरिया है, जो फोकस हमारा रहेगा वो इंडियन इकोनॉमी पे रहेगा। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी की जो बेसिक फीचर्स है, कम से कम उसके बारे में कुछ हमें बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। तो जब हम इंडिया एक देश के रूप में बात करते हैं, इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसके मेजर फीचर्स क्या हैं? मेजर फीचर है, सबसे पहले देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसका डोमिनेंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो अप्रोक्सीमेटली 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सिस्टम में ही इन्वॉल्व है। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ही ज़्यादा कम है। इंडिया अभी भी एक रूरल इकोनॉमी है क्योंकि 67% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अभी भी कहाँ पे रह रही है? वो गाँवों में रह रही है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखोगे बहुत ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है। अब हम मार्केट सिस्टम की बात करते हैं कि ये जो मार्केट सिस्टम है, मार्केट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कमांड इकोनॉमीज़ क्या होती हैं और ये मिक्स्ड इकोनॉमीज़ क्या होती है। इससे पहले हमने एक टॉपिक देखा था कि जो एक देश है उसके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर ओनरशिप किसका है, उसके बेसिस पे आप किसी इकोनॉमी को डिवाइड करके देख रहे थे कि कोई देश कैपिटलिज्म होगा या सोशलिज्म होगा या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी होगा। ठीक इसी तरीके से आपके देश में ये जो सोशलिस्टिक सिस्टम है या फिर कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है, इसके लिए कुछ और भी टर्म्स इस्तेमाल करे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पहला शब्द है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? तो देखो यहाँ पे 4 फीचर्स हैं। ये शब्द जो है ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो मार्केट इकोनॉमी क्या है? जब भी हम मार्केट इकोनॉमी की बात करेंगे तो इन 4 पॉइंट्स से मिलके ये मार्केट इकोनॉमी बनता है। पहला पॉइंट, इनविजिबल हैंड। अगर किसी देश का इकोनॉमिक सिस्टम इनविजिबल हैंड को फॉलो कर रहा है तो मार्केट इकोनॉमी कहलाएगा। अब ये इनविजिबल हैंड क्या है? तो देखो इनविजिबल हैंड की बात एडम स्मिथ ने की थी। इनविजिबल हैंड क्या है? तो ये इनविजिबल, दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे पता चलेगा? इनविजिबल हैंड जो है ये ग्रीड है, ये लालच है, ये सेल्फ इंटरेस्ट है। अब देखो कैसे समझे इसको। एक ऐसा देश जहाँ पे सपोज करो कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। आप अपनी एग्जांपल कंसीडर करो, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपकी क्या विश होगी? आप वेलफेयर, दूसरे के वेलफेयर के लिए तो काम करोगे नहीं। हाँ, उसमें कुछ एलिमेंट ज़रूर होगा कि लोगों का भला भी हो, लेकिन उसमें पर्सनल इंटरेस्ट तो बहुत होता है ना। अगर सपोज करो कि आप कोई अपना बिजनेस चालू करना चाहते हो तो क्या, आप ईमानदारी से बताना, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहोगे तो उसका एम क्या होगा? मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँ, बहुत बड़ा घर बनाऊँ, अच्छी मेरे पास कार हो, अच्छा मोबाइल फ़ोन हो, अच्छी बाइक हो मेरे पास। आप ये सोच के बिज़नेस शुरू करोगे कि आप ये सोच के शुरू करोगे कि हाँ मैं बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा और उनके देख रेख के लिए वहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज़ मैं उनको प्रोवाइड करूँगा। दूसरा जो पॉइंट है, नो डाउट आप उस पर काम करोगे बाद में, लेकिन जो प्राइमरी थॉट है वो क्या होगा कि मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। आपके बहुत सारे बेनिफिट होने में दूसरों का अल्टीमेटली बेनिफिट हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोई काम शुरू करता है और उससे अल्टीमेटली लोगों का भी बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो यही तो सिस्टम है मार्केट इकोनॉमी, और इसी को हम कहते हैं इनविजिबल हैंड। और ये इनविजिबल हैंड क्या है? ग्रीड, लालच, सेल्फ इंटरेस्ट, जिससे शुरुआत होती है किसी बिजनेस की लेकिन अल्टीमेटली सभी लोगों का बेनिफिट हो जाता है। इसे हम कहते हैं इनविजिबल हैंड।
फिर डिवीजन ऑफ लेबर, तो अगर किसी इकोनॉमी में डिवीजन ऑफ लेबर है तो मार्केट इकोनॉमी होगा। अगर देखो डिवीजन ऑफ लेबर ये बहुत कॉमन शब्द है, आई होप कि ये आप लोगों को पता होगा, मेरे को यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। लेजिस्फेयर, लेजिस्फेयर शायद आपके लिए नया शब्द होगा। लेजिस्फेयर क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल ना हो, ठीक है। देश में, किसी देश में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, अगर उस पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? लेजिस्फेयर। और ऐसे ही वहाँ पे कंपटीशन होना चाहिए। तो अगर ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है तो ऐसा जो इकोनॉमी होगा उसको हम क्या कहेंगे? मार्केट इकोनॉमी। और ये जो मार्केट इकोनॉमी है ये किस चीज़ को प्रमोट करता है? कैपिटलिज्म की। और कैपिटलिज्म हमने पहले ही पढ़ लिया कि कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है। और फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसको हम लेजिस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और ये जो मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ये किसके आइडिया पे बेस्ड है? एडम स्मिथ। और मार्केट इकोनॉमी जो है ये पहला फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम था पूरी दुनिया का, जो कि कहाँ पे शुरू हुआ था? यूएसए में 1777 में। अच्छा, ये जो मार्केट इकोनॉमी है इसका ड्रॉबैक क्या है? यहाँ पे आपने देखा लेजिस्फेयर की बात कर रहे हैं, कंपटीशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनविजिबल हैंड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के किसी भी तरीके की कंट्रोल नहीं होना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं। तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा? देखो सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये होगा, कंपटीशन की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना है, ठीक है। कंपटीशन से जो आगे निकल जाएगा वो आगे निकल गया, जो नहीं निकल पाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा लॉस क्या होगा कि जो गरीब रह जाएंगे लोग, उसका क्या होगा? वो तो भूखे मर जाएंगे। अब क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कोई कंट्रोल है नहीं, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो वेलफेयर स्कीम है वो नहीं चल पाएंगी। और ऐसे अगर हम बात करें, अगर ये सब कुछ होगा तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो ग्रेट डिप्रेशन जो है, जिसका सबसे एग्जांपल आप क्लासिक कंसीडर कर सकते हैं। ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आप कैसे निकले थे? ग्रेट डिप्रेशन में आप बाहर निकले जब जेएम कीन्स ने बोला कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उससे पहले का जो इकोनॉमिक मॉडल था वो किस पे बेस्ड था? वो एडम स्मिथ की थियरी भी बेस्ड था। एडम स्मिथ क्या कहता है? वो इनविजिबल हैंड की बात करता है, वो लेजिस्फेयर की बात करता है कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई से मार्केट सिस्टम जो है वो अपने आप ही स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s का अगर आप देखोगे तो उसमें जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो ये अपने आप कैसे रिकवर हुआ? नहीं हुआ। कीन्स ने बोला कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं मार्केट इकॉनमी के। अब हम देखते हैं कि ये नॉन मार्केट इकॉनमी क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखना, ये नॉन मार्केट इकॉनमी जो है ये कार्ल मार्क्स की थियरी पे बेस्ड है, उसके आइडियाज़, उसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नॉन मार्केट इकॉनमी क्या है? तो जो हमने पहले पढ़ा था उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो नॉन मार्केट इकॉनमी है, सबसे पहले ये आया ही क्यों? ये इसलिए आया क्योंकि जो हमने पिछला स्ट्रक्चर देखा कैपिटलिज्म वाला, तो कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, उनकी बहुत बैंड बज रही है, ठीक है। और जो ये अमीर लोग हैं, जो ये बिजनेस क्लास के जो लोग हैं, ये गरीब लोग जो कि वर्किंग क्लास के लोग हैं, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर कार्ल मार्क्स ने सोचा कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है कहीं ना कहीं यही फ्रॉड है, इसको ही ठीक किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम जिसको हम नॉन मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, आपने याद रखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है कार्ल मार्क्स ने। अब कार्ल मार्क्स ने जब बात की, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके एक इनकी किताब है, उस किताब में इन्होंने दो तरीके के सिस्टम की बात की। एक तो इन्होंने बोला सोशलिज्म और दूसरा कम्युनिज्म। तो जब भी हम नॉन मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सोशलिज्म की और कम्युनिज्म की। देखो इसको ना सिंपल लैंग्वेज में समझे पहले। ये जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये रशिया से रिलेटेड है, ठीक है। कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये चाइना से रिलेटेड है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखें, कॉमन क्या है? तो कॉमन दोनों में यही है कि ये दोनों सिस्टम जो है क्लास लेस सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले क्लास होगी, ओबीसी सी बात है। ये कौन सी क्लास है? तो एक बिजनेसमैन की क्लास है, ठीक है, जिसको बुर्जुआ कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन से लोग हैं? वर्किंग क्लास, जिसको प्रोलिटेरिएट कहते हैं। तो ये कह रहे हैं जब तक ये क्लास रहेगी, अगर ये दोनों क्लासेस रहेंगी तो ये जो बिजनेस क्लास है ये वर्किंग क्लास की बैंड बजाते रहेंगे। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन आपको क्या देखने को मिलता है कि ये दोनों कहते हैं कि क्लास लेस सोसाइटी होना चाहिए। डिफरेंस दोनों में ये है कि क्लास लेस सोसाइटी जो है इसको हम अडॉप्ट कैसे करें, इसको अटेन कैसे करें। तो सोशलिज्म कहते हैं कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये धीरे धीरे जो पावर है वर्किंग क्लास के पास चला जाएगा, ठीक है। बिजनेस क्लास से वर्किंग क्लास के पास ये धीरे धीरे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन कम्युनिज्म में आप देखते हो ये कहते हैं कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है कोई भी, इसके लिए रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, बंदूकें उठानी पड़ेगी और इस तरीके से
जो बिजनेस क्लास है उनसे पावर को छीनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। बाकी यहाँ पे कुछ ये की पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, ये आपने याद रखने हैं। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा, इसके ऊपर कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कम्युनिज्म की तो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर तो कंट्रोल होगा ही, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का, लेकिन एक जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि जो लेबर है, लेबर के ऊपर भी किसका कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का ही होगा। तो आप देख सकते हो कि सोशलिज्म का जो काफ़ी हार्श जो एक लेवल है वो कम्युनिज्म होता है। ठीक है, और अल्टीमेटली दोनों में ही अगर हम देखें तो पावर किसके लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो वर्किंग क्लास को पावर ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक और पॉइंट होता है जिसको आप समझ सकते हैं कि सोशलिज्म में आपको पेमेंट मिलेगा अबिलिटी टू पे, तो जितना आप काम करोगे, जितनी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जब हम कम्युनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपको चाहिए कितना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, आपने याद रखना है। और पिछली लाइन में जो आपको मैंने बताया कि क्लासलेस सोसाइटी को अटेन कैसे करना है, वो जस्ट यहाँ पे पॉइंट रिपीट हुआ है। तो जैसे आपने देखा था मार्केट इकोनॉमी के क्या क्या फीचर होते हैं, ठीक इसी तरीके से अगर हम फीचर्स की बात करें कि नॉन मार्केट इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा सभी के वेलफेयर के लिए, किसी एक के वेलफेयर के लिए नहीं। मार्केट इकोनॉमी में क्या था कि प्राइवेट सेक्टर का, अब देखो वहाँ पे कंपटीशन है, और कंपटीशन में क्या है कि मैक्सिमम जो रिसोर्सेज है आप उसको एक्वायर कर लो। लेकिन नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा सभी के वेलफेयर के लिए। ठीक है, आपने याद रखना है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें कि मेजर जितने भी इकोनॉमिक रोल हैं वो सारे के सारे किसने प्ले करने हैं, सब कुछ किसने प्ले करना है, गवर्नमेंट ने प्ले करना है। फिर मार्केट यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलेगा, कोई कंपटीशन इधर नहीं है, और एबिलिटी टू पे और पे एज पर द नीड, ये पॉइंट हमने पिछली स्लाइड में देखा। अच्छा, इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो सबसे पहले अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो देखो यहाँ पे कैपिटल क्रिएट करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कैपिटल क्रिएट करने की बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप कैपिटल क्रिएट करोगे तो किसके लिए करोगे। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन तो है नहीं, तो यहाँ पे कैपिटल क्रिएशन की कोई बात ही नहीं आएगी। और इसको और आसानी से अगर हम समझे तो यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं है काम करने के लिए। अगर देखो, अगर हम चाइना वाला मॉडल अगर हम देखें तो उस मॉडल में पहले क्या हुआ करता था, अकॉर्डिंग टू नीड आप काम जितना मर्जी कर लो, लेकिन पैसा कितना मिलेगा आपको, जितनी ज़रूरत है, तो कोई बंदा काम ही क्यों करेगा। आप समझ रहे हो, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इनोवेशन की कोई चांस नहीं है, क्योंकि इनोवेशन करके सोसाइटी में आप एक इनइक्वालिटी क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे इनोवेशन की कोई चांस ही नहीं है। फिर लिबर्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे एब्सेंट होती है, तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अब देखो, जैसे हमने देखा मार्केट इकॉनमी, इसके कुछ एग्जांपल्स हमने कंसीडर किए। नॉन मार्केट इकॉनमी चाइना और यूएसएसआर की बात की, और मैंने आपको पहले ही बताया लेक्चर की शुरुआत में कि आज के टाइम में ऐसा कोई देश आपको नहीं मिलेगा जो कोई प्योर कैपिटलिस्टिक सिस्टम हो, प्योर कम्युनिस्ट या सोशलिस्टिक सिस्टम हो। आज के टाइम में सारे के सारे देश जो हैं वो मिक्स्ड इकॉनमी की ओर बढ़ चुके हैं। और ऐसे एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें रशिया या यूएसएसआर के कॉन्टेक्स्ट में, तो इन्होंने भी अपने इकॉनमी को सोशलिस्टिक इकॉनमी से मिक्स्ड इकॉनमी की तरफ चेंज कर लिया। कैसे किया, तो ये यूएसएसआर वालों ने, जिसको कि लीड कर रहा था रशिया, इन लोगों ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं पेरिस्ट्रोइका। ये शब्द आपने याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरिस्ट्रोइका का क्या मतलब होता है, रीस्ट्रक्चरिंग। तो आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको वापस हम रीस्ट्रक्चर करें हर फील्ड में। ठीक है, चाहे वो ट्रेड बैरियर से रिलेटेड हो, ठीक है, वो सब्सिडी से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट के कंट्रोल से रिलेटेड हो, इन सभी को रीस्ट्रक्चर करें ताकि यहाँ पे मिक्स्ड इकॉनमी को हम प्रमोट कर सकें। ग्लास नोस्ट करके इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका मतलब होता है ओपननेस। और ओपननेस हमने पहले ही देखा, ओपन इकॉनमी का क्या मतलब होता है, एक ऐसा देश जो कि दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड कर सके। अब देखो, अभी आपने देखा रशिया के मामले में कि रशिया ने कैसे अपने इकोनॉमिक सिस्टम को ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका के कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को शिफ्ट किया मिक्स्ड इकॉनमी की तरफ। ठीक इसी तरीके से चाइना ने भी कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी। तो ये सारे टर्म आपने याद रखने हैं। ऊपर ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि जैसे मान लो कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड हो गया, कल्चरल रिवोल्यूशन हो गया, ओपन डोर पॉलिसी हो गया, ये किस देश से रिलेटेड है, तो ये चाइना से रिलेटेड है। ठीक है, तो चाइना ने भी अपने इकॉनमी को ओपन अप करने के लिए, मिक्स्ड इकॉनमी बनाने के लिए इन्होंने टाइम एंड अगेन कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट की। सबसे पहला इस डायरेक्शन में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो ये चाइना ने क्या किया, तो चाइना ने यहाँ पे क्या किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बेस होगा, अब मशीनों को हम लेके चले कि लेबर को लेके चले, तो इन्होंने कोशिश की हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फेल हो गया।
ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कल्चरल रेवोल्यूशन, अब देखो ये कल्चरल रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट था, जो फोकस एरिया था, वो क्या था कि ये जो वर्किंग क्लास है जिसे हम प्रोलिटेरिएट भी कहते हैं, इसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, और बहुत हद तक इसमें सफल भी रहे। और फाइनली 1978 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी शुरू की, और ये नाम से क्लियर है ओपन डोर का क्या मतलब हुआ, अपनी इकोनॉमी को इन्होंने ओपन कर दिया। और उसके बाद आज के टाइम में आपको पता ही है कि चाइना ने कितनी तरक्की कर ली है इस ओपन डोर पॉलिसी के चलते, ठीक है। तो देखो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ इकोनॉमी नॉन मार्केट इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और लास्ट है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। पहला दुनिया का देश जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया था जिसने, वो था फ्रांस। और मार्केट मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब आपको पता ही है, जहाँ पे मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी दोनों ही आपको सिस्टम एक साथ ही चलते हुए दिखाई पड़े। अब कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले वॉशिंगटन कंसेंसस, ये ना पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि बताओ जी इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है वॉशिंगटन कंसेंसस, ये किससे रिलेटेड है। तो आपने याद रखना है ये किससे रिलेटेड, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट जिस पे सहमति है लोगों की, इकोनॉमिस्ट की, कि अगर इसको फॉलो करेगा अगर कोई देश तो वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वॉशिंगटन कंसेंसस। और ये 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ये सभी पॉइंट्स को आप 1 बाय 1 यहाँ पे नोट कर लेना। अगर इसमें से कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज ये बहुत आसान, यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये टर्म्स हैं। फिर उसके बाद है बीजिंग कॉन्सेंसस। तो देखो बीजिंग कॉन्सेंसस क्या है, अब देखो ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने शुरू की, ठीक है। उसके बाद आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है चाइना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो चाइना ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, तो चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसको हम क्या कहते हैं, बीजिंग कॉन्सेंसस, ठीक है। और इसके 3 मेन पिलर कौन से हैं कि कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन, ठीक है। तो जहाँ पहले चाइना में इनोवेशन का कोई स्कोप नहीं हुआ करता था, अब ये लोग इनोवेशन पे काम करना चालू किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ की इन्होंने बात की, ठीक है। पहले क्या था कि जिसकी जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ की बात की जा रही है, सबका बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने आप पे एक ट्रस्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई फॉरेन आइडिया हो, कोई फॉरेन इकोनॉमिक प्रिंसिपल हो जिससे बहुत सारे देशों का बेनिफिट हुआ है, तो उसको भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए चाइना ने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया इकोनॉमिक फील्ड की अगर हम बात करें, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बीजिंग कॉन्सेंसस। तो जो आपने पिछली स्लाइड में देखा वॉशिंगटन कंसेंसस, उसका ही एक अल्टरनेटिव है सैंटियागो कंसेंसस, ठीक है। ये भी किससे रिलेटेड है, डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड है। फोकस एरिया क्या है कि सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन के ऊपर काम करे, आईटी सेक्टर पे काम करे और ओपननेस पे काम करे। अगर आप इन सभी पॉइंट्स पे काम करते हो तो एक जो ये डेवलपिंग इकोनॉमीज है ये डेवलप हो सकती है। अब देखो पहले ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये इनविजिबल हैंड जो है ये क्या होता है। आपको पहले तो ये याद रखना है कि इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया किसने, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है एडम स्मिथ ने। और दूसरा आपने याद रखना है कि इनविजिबल हैंड क्या है एज ए कॉन्सेप्ट के रूप में, कि सेल्फ इंटरेस्ट है, ये सेल्फ इंटरेस्ट ही है किसी कंपनी का, किसी इंडिविजुअल का, जो कि उसको बहुत बड़े लेवल पे काम करने के लिए उत्साहित करता है। और इन दी एंड इस सभी प्रोसेस से बेनिफिट किसको हो जाता है, पूरी सोसाइटी को बेनिफिट हो जाता है, गवर्नमेंट को बेनिफिट हो जाता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, लोगों को जॉब मिलता है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, किसी के सेल्फ इंटरेस्ट से। फिर इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है, तो देखो एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, कीन्स ने ये आइडिया दिया। तो क्या कहता है कीन्स, ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है ये है क्या। तो देखो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो आपकी पर्सनल सेविंग है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप सेविंग करोगे उतना ही ये नुकसानदेह होगा किसी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे कीन्स का एग्जांपल देता है, इकोनॉमिक रिसेशन जो ग्रेट डिप्रेशन था 1930s वाला, उसकी एग्जांपल देता है। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर उस टाइम पे लोग पैसा खर्चना चालू कर देते तो शायद ये डिप्रेशन से निकल जाते, लेकिन लोगों ने खर्चा नहीं किया। तो यही है, बस आपने याद रखना है कि जे एम कीन्स जो है यहाँ पे इस पैराडॉक्स में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो पर्सनल सेविंग है ये किसी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता है, उसके डेट्रीमेंटल के रिजल्ट का यहाँ पे रूप आपको देखने को मिलता है। एक टर्म है पैरेटो एफिशिएंसी। तो पैरेटो एक इकोनॉमिस्ट था, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को कोई बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप तब तक नहीं कर पाओगे अगर किसी दूसरे का नुकसान ना हो, ठीक है।
तो यही है पैरेटो एफिशिएंसी। ये कह रहा है कि जब भी किसी एक पर्सन का अगर आपने बेनिफिट करना है तो दूसरे का नुकसान आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपने किसी गरीब का वेलफेयर करना है, ठीक है, गरीबों को आपने उसके अकाउंट में पैसे देने हैं या फिर उनको राशन प्रोवाइड करना है, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, आपने क्या किया, टैक्स इंपोज कर दिया, तो टैक्स वाला जो पैसा है वो उनके लिए यूज़ किया जाएगा। तो टैक्स जिस पे लगाया उसका नुकसान हुआ, किसी को पैसा मिल गया उसका बेनिफिट हो गया, तो किसी एक का बेनिफिट करने के लिए आपके किसी दूसरे का नुकसान करना ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं पैरेटो एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए, तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अगली क्लासेस में और बहुत सारे न्यू टॉपिक के साथ हम वापस आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप